हाँ जी, 11th क्लास स्टूडेंट, कल लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए हम आज भी अपनी उन अकाउंटिंग टर्म्स को कंटिन्यू करेंगे ताकि हम लोग अपना टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो अटैम्प्ट कर सकें, उसको स्टार्टअप ले सकें। ठीक है, तो कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने कल डिस्कस की थी। लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। कौन कौन सी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थी जो हमने लास्ट लेक्चर में अटैम्प्ट की थी? वो थी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट टर्म कैपिटल, सबसे नंबर 1 पे आती है कैपिटल हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कैपिटल। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ड्राइंग को, ड्राइंग क्या होती है। उसके बाद हमने एसेट्स डिस्कस की थी। एसेट्स में भी हमने 2 तरह की एसेट्स डिस्कस की थी, उनके एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। आज हम अपनी मेन जो अगली अकाउंटिंग टर्म है जो अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है आपके लिए समझनी, वो है लायबिलिटीज़। क्या है? लायबिलिटीज़। उसको स्टार्ट लेंगे। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लायबिलिटीज़, ठीक है, हिंदी में इनको दायित्व का नाम दिया जाता है, दायित्व कहा जाता है। आज हमने इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखें इसके बारे में। हाँ जी, देखो, दायित्व क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है किसी भी बिजनेस के अंदर बेटा? इट रेफर्स टू अमाउंट, इसका मतलब उस पैसे से है जो कि हमारे बिजनेस जिसको हम फर्म कह रहे हैं, ओज टू आउटसाइडर, बाहर के लोगों को देना है। एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओन टू प्रोप्राइटर्स, उस अमाउंट को छोड़ के जो कि मालिक को देना है। मालिक को क्या वापस देना है बिजनेस ने? मालिक ने जो शुरू में पैसा लगाया है, दैट मीन्स कैपिटल। ठीक है, वो शुरू में पैसा बिजनेस में मालिक लगा रहा है, ये बिजनेस को बिजनेसमैन को वापस देना होता है। लेकिन लायबिलिटी के अंदर इस पैसे को छोड़ देंगे, एक्सेप्ट इसके अलावा और कुछ भी पैसा फर्म ने, बिजनेस ने बाहर के लोगों को, बिजनेस के बाहर के लोगों को देना है। बिजनेस के बाहर के लोग कौन है? जिन लोगों से माल खरीद रहा है बिजनेसमैन, उधार माल ले रहा है या कोई भी सामान ले रहा है, तो उन लोगों को आउटसाइडर कहा जाता है। ठीक है, फिन्नी और मिलर के शब्दों में अगर हम बात करें, ये तो लायबिलिटीज़ वो उधार हैं, दे आर अमाउंट ओन टू क्रेडिटर्स। कल हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था क्रेडिटर्स क्या होते हैं। क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे उधार माल खरीदा जाता है, तो जो पैसा उन लोगों को देना है, जो अमाउंट उनकी तरफ ड्यू है, वो क्या कहलाता है? लायबिलिटी कहलाता है। इसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी? लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी 3 बनती हैं और वो 3 इक्वेशंस आपको मैं बता रही हूँ। देखो, ये 3 बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशंस होती हैं कि कैपिटल जो आपको समझाया था, कैपिटल निकालने के लिए एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस, भी जितनी भी एसेट्स फर्म के अंदर होती हैं बिजनेस के अंदर, उसमें से उसकी लायबिलिटीज़ घटा दो तो कैपिटल निकल आती है। और यही चीज़ अगर इसी से मुझे बनानी है इक्वेशन, एसेट्स बनानी है, ये निकालनी है एसेट्स, तो क्या करूँगी? ये लायबिलिटीज़ जाके कैपिटल में प्लस, तो अगली इक्वेशन क्या बनेगी? लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। समझ रहे हैं ना? एसेट्स को यहीं छोड़ दे, लायबिलिटीज़ कैपिटल के पास गई, वहाँ जाके प्लस हो गई, तो एसेट्स का फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही फिर तीसरा है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ कैसे निकलेंगी? लायबिलिटीज़ निकालने के लिए एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर दें, यानी लायबिलिटी क्या रह गया आपका? लायबिलिटी को इस तरफ ले आए और कैपिटल को उस तरफ ले गए। देखिए इसी इक्वेशन से तो इन्हों बन रही हैं, मेन इक्वेशन ये है। अब लायबिलिटीज़ को आप इधर ले आए, इधर आके उनका माइनस साइन रिमूव हो गया और कैपिटल उधर जाके एसेट्स में से माइनस होगी। तो ये 3 बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती हैं। ठीक है, तो यही आपकी लायबिलिटी जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसके अंदर दिखा रखी है। देखिए, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी है यहाँ पे कि अगर एक फर्म जो है वो गुड्स उधार पे ए से खरीदती है, ए नाम के व्यक्ति से उधार में माल खरीदती है, तो जितना भी पैसा ए की तरफ फर्म का बनेगा वो फर्म की क्या कहलाएगी? लायबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, ऐसे ही जब एक बैंक में से आपने पैसा ज़्यादा निकाल लिया, आपके जितने पैसे जमा थे बैंक के अंदर, वैसे तो नॉर्मल कस्टमर जितने जमा है उतने ही निकाल सकता है ना बैंक से, लेकिन सपोज करो बैंक ने आपको परमिशन दे दी और आपने बैंक से ओवर विड्रॉन कर लिया। ओवर ड्रॉन का मतलब क्या है? ज़्यादा पैसा निकाल लिया है एक पर्सन ने, जितना उसका बैंक में था उससे ज़्यादा निकाल लिया, तो अमाउंट ओइंग टू बैंक, तो बैंक को जो पैसा देना है अब बिजनेस ने, उसको लायबिलिटी कहेंगे बेटा। इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। बैंक कई कस्टमर को ये फैसिलिटी देता है, कई बिजनेसमैन को, कि उनका जितना पैसा एक टाइम पे जमा है वो उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं कुछ समय के लिए, तो कुछ टाइम बाद वापस तो करना ही पड़ेगा। उस पैसे को हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं और बेटा ये लायबिलिटी होती है।
ठीक है। इसी तरह से कई और लाइबिलिटीज़ होती हैं। बिल्स पेबल, ये आपको मैंने एसेट्स में बिल्स रिसीवेबल कराया था, यहाँ बिल्स पेबल है, इसकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। क्रेडिटर आपको करा दिया था, क्रेडिटर वो हैं जिनसे उधार माल खरीदा गया है। अनपेड वेजेस क्या होते हैं? अनपेड वेजेस वे होते हैं प्रीपेड का उल्टा। प्रीपेड में आप एडवांस में पे कर देते हो, अनपेड में आपने जो उसका बनता है वो भी अभी पे नहीं किया। सपोज करो किसी ने आपके यहाँ मजदूरी करी, 2 महीने तक करी, अभी आपने उसको 2 महीने की सैलरी नहीं दी, तो या 2 महीने का मजदूरी नहीं दी, तो वो 2 महीने की मजदूरी उसकी अनपेड कहलाएगी, अभी तक आपने पे नहीं करी है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके लाइबिलिटीज़ के। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये भी एक लाइबिलिटी है, बैंक का पैसा देना है। बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, अनपेड वेजेस हैं, ये सारे क्या हैं आपके लाइबिलिटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं जो बाहर के लोगों को पैसा देना है, ठीक है। अब लाइबिलिटीज़ जो हैं वो आपकी 2 भाग में बटी हुई हैं, 2 भागों में बांटा जा सकता है उनको। क्या क्या? सबसे पहले है आपकी इंटरनल और दूसरी है आपकी एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं? ऑल द अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पेज टू प्रोप्राइटर। मतलब मैंने पहले भी बात करी कि बिजनेसमैन को भी वापस करना है उसका कैपिटल। तो जितना पैसा बिजनेस ने बिजनेसमैन को वापस करना है, मालिक को वापस करना है, वो है इंटरनल लाइबिलिटीज़। जैसे कैपिटल है और जो प्रॉफिट होगा बिजनेस के अंदर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब इकट्ठा हुआ प्रॉफिट। और एक्सटर्नल कौन सी होती हैं? एक्सटर्नल वो होती हैं जो बिजनेस एंटिटी को पे करना है बाहर के लोगों को, जैसे क्रेडिटर्स को, लेनदार जिनसे माल खरीदा है, बैंक को, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट या कहीं से लोन लिया है वो। तो इस पार्ट पे हमने 2 भागों में इसको बांट लिया है और इसकी क्लासिफिकेशन 2 और तरीक़ों से भी हो सकती है। वो क्या है? अगर हम इसको ऐसे करके बांट लें, जैसे हमने एसेट्स को बांटा था, क्या था? एसेट्स में हमने नॉन करंट और करंट किया था, ऐसे ही लायबिलिटी को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, नॉन करंट और करंट, ठीक है। नॉन करंट और करंट। नॉन करंट कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होंगी जिनकी पेमेंट के लिए आपको लंबा टाइम मिल जाता है, नॉर्मली 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम आपके पास होता है। जैसे नॉन करंट एसेट की थी, वो भी आप बेचते नहीं हैं आगे, वो बिज़नेस को चलाने के लिए होती हैं। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी आपको टाइम लंबा मिल जाता है इनकी पेमेंट करने के लिए, 1 साल से ज़्यादा टाइम तक आप इनको पे कर सकते हो। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, लंबे टाइम के लिए कहीं से लोन ले रखा है, 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। और करंट उल्टा है। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो आपको एक नियर फ्यूचर पे करनी है। नियर फ्यूचर में हम टाइम लेंगे विद इन 1 ईयर, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, लगातार 1 ईयर तक का आपके पास टाइम है। फॉर एग्जांपल बैंक से पैसा निकलवाया है, फालतू निकाल रखा है, तो बैंक आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जितने की भी परमिशन देगा। बिल्स पेबल भी करंट लाइबिलिटी है, क्रेडिटर भी करंट लाइबिलिटी है। अनपेड वेजेस बताए थे ना अभी, उसको आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं अनपेड को, जो कोई चीज़ आपने पे नहीं कर रखी। और शॉर्ट टर्म लोन, ये सारी की सारी क्या होंगी? आपकी करंट लाइबिलिटीज़ होंगी। तो ये पूरा टॉपिक था आपका लाइबिलिटीज़ का कि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। अब कुछ बच्चों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो टोटली इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं, तो मैंने इसके साथ ही उनके लिए टॉपिक ये हिंदी में भी लिया है, तो वो हिंदी में भी देख सकते हैं इसको कि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, आसानी से समझ पाएंगे। वह राशि जो व्यवसाय ने अन्य पक्षों को देनी है वो दायित्व कहलाती है, स्वामी को छोड़कर। स्वामी को नहीं, स्वामी को जो पैसा देना है उसको अलग है, वैसे जो देना है वो दायित्व है। डेफिनेशन दी हुई है आपको। दायित्व की जो इक्वेशन है, संपत्तियों में से पूंजियां माइनस कर दी जाएंगी। तो हो सके तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन तो इंग्लिश में ही कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करिए इसमें। यदि कोई फर्म ए से उधार माल लेती है तो ए को जो पैसा देना है, ए को जो देय राशि बनती है, वो उसका फर्म का, बिजनेस का क्या कहलाएगी? दायित्व कहलाएगी। इसी प्रकार अगर बैंक में जितना पैसा जमा है उससे ज़्यादा पैसा अगर निकाल लिया जाता है तो बैंक को देय राशि, बैंक ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष इसको हिंदी में कहते हैं। ऐसे ही बिल्स पेबल, क्रेडिटर, अनपेड वेजेस, ये सारे लाइबिलिटीज़ के एग्जाम्पल हैं। जो भी ये नाम होते हैं कोशिश करनी चाहिए कि ये सारे नाम इंग्लिश में कर लिए जाएं, चाहे कोई बच्चा इसको हिंदी मीडियम में भी कर रहा है तो भी, लेकिन एग्जाम्पल्स तो उसको इंग्लिश में कर लेने चाहिए, ठीक है। अब इसको 2 भागों में बांटा जाता है, दायित्वों को 2 भागों में, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसको बोलते हैं आंतरिक और बाह्य। आंतरिक वो हैं जो व्यवसाय ने व्यवसाय के स्वामी को देनी है, आंतरिक दायित्व है, जैसे पूंजी है या संचित लाभ है। और एक्सटर्नल बाहरी दायित्व कौन से हैं? जो व्यवसाय ने बाहर के पक्षकारों को देनी है, जैसे लेनदारों को, बैंक को, लोन लिया हुआ है कहीं से, वो, ठीक है। इसी तरह से आपका दायित्व 2 भागों में और तरह से भी बांटा जा सकता है। वो क्या है? गैर चालू दायित्व यानी नॉन करंट, जिनको गैर चालू कहेंगे, और दूसरे आपके करंट आ जाएंगे जिनको चालू कहेंगे। नॉन करंट वो होंगे जो कि जिनमें टाइम है आपके पास पे करने का, 1 वर्ष से ज़्यादा का समय है। गैर चालू दायित्व हैं जैसे लंबी अवधि के ऋण हैं।
और चालू दायित्व कौन से हैं? जिनका भुगतान निकट भविष्य में यानी 1 वर्ष के अंदर अंदर करना है, उन्हें चालू दायित्व कहते हैं। जैसे बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक लाइबिलिटीज़ का हुआ है अभी, जो दोनों मीडियम में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मेन अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी ये है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, यानी एसेट्स में से जब लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया जाता है तो क्या निकलती है? आपकी कैपिटल निकलती है, पूंजी निकलती है। ठीक है, और अगर यही इक्वेशन से मैं आगे एसेट्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एसेट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इस लाइबिलिटी को जाके कैपिटल में ऐड कर देंगे। ऐसे ही अगर मुझे लाइबिलिटीज़ की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? लाइबिलिटीज़ को मैं इधर ले आऊँगी और ये कैपिटल उधर चली जाएगी, तो तीसरी अकाउंटिंग इक्वेशन भी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब आपको समझाने के लिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, हमारा चैप्टर नंबर 7 में अकाउंटिंग इक्वेशन का भी चैप्टर नंबर 6 भी स्टार्ट हो रहा है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पहले बैलेंस शीट पता हो कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट बेटा टी शेप में होती है। बैलेंस शीट, ये आप सामने देख रहे हैं बैलेंस शीट को, ये टी शेप में होती है। और इसमें क्या होता है, इस तरफ बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में कैपिटल और लाइबिलिटीज़ दिखाई जाती हैं और राइट साइड पे एसेट्स को दिखाया जाता है। 4 कॉलम होते हैं इसके, पहला कॉलम कैपिटल और लाइबिलिटीज़, फिर अमाउंट, फिर एसेट्स, फिर अमाउंट। ठीक है, ध्यान से देखें इसको, थोड़ा कॉम्पैक्ट कर देती हूँ जिससे आपको पूरी शो होगी ये। ठीक है, देखिए अब ये आपकी इस तरफ कैपिटल और लाइबिलिटीज़ होती हैं लेफ्ट साइड में, फिर अमाउंट होता है, इस तरफ राइट साइड एसेट्स हैं और फिर अमाउंट है। कैपिटल इस तरफ दिखाई जाती है जो बिजनेस के अंदर लगी होती है, वो बाकी जो लाइबिलिटीज़ होंगी, जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी वो सारी इस तरफ आएंगी। और एसेट्स में सारी एसेट्स, कोई भी एसेट हो वो इस तरफ आती है। और दोनों तरफ का टोटल हमेशा बेटा बैलेंस शीट का इक्वल होता है। बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपका फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का। अगर हम इस हिसाब से भी बात करें, इस बैलेंस शीट को देखते हुए भी, आप देखिए बैलेंस शीट में एसेट्स जो है राइट साइड पे दिखाई जाती है, मैंने आपको बताया। कैपिटल और लाइबिलिटीज़ लेफ्ट साइड पे दिखाई जाती है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों साइड का टोटल जो है बैलेंस शीट का हमेशा क्या होता है? आपका बैलेंस शीट का टोटल ऑलवेज इक्वल होता है, क्योंकि जो एसेट्स बिजनेस की हैं वो आपने कहाँ से खरीदी हैं? या तो वो इस कैपिटल से खरीदी हैं जो किसने लगाई थी? मालिक ने लगाई थी, या फिर आपने कहीं से उधार में खरीदी हैं, है ना। 2 ही तरह से एसेट्स आ सकती हैं, तो इसका मतलब आपने इसी पैसे का इस्तेमाल करके खरीदी हैं, तो हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज़ आपकी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, अब ये जो बैलेंस शीट है आपकी, इस बैलेंस शीट से ये पता चल रहा है कि ये जो बैलेंस शीट आपकी है ये आपको क्या डिस्क्लोज़ कर रही है इसके अंदर? अब बैलेंस शीट डिस्क्लोज मतलब बता रही है देयर आर टोटल एसेट्स ऑफ 1 लाख। इससे पता चल रहा है कि एसेट 1 लाख की है, जिसमें से 60,000 रुपये तो कैपिटल से है। देखा ना आपने, इसके अंदर 60,000 की तो कैपिटल है, यानी 60,000 का पैसा तो मालिक ने खुद लगाया है और उस पैसे से एसेट्स खरीदी हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ 40,000 रुपये की एसेट जो है वो आपने बाहर के लोगों से पैसा लेके, बाहर के लोग जैसे क्रेडिटर है जिनसे आपने ख़रीदा है, या बैंक से आपने पैसा निकाल के ख़रीदा है। ठीक है, तो ये बाहर की पार्टी हो गई, ये दोनों बाहर की पार्टी हैं, क्रेडिटर और आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर बाहर का हो गया आपका क्रेडिटर। ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक से पैसा निकाल रखा है आपने। और ये जो 60,000 की कैपिटल है वो अपने आप मालिक ने लगा रखी है, यानी 1 लाख की संपत्तियाँ खरीदने के लिए 60,000 मालिक का पैसा है, 40,000 रुपये बाहर की पार्टियों से लिया गया है। ये इंटरनल पार्टी हो गई, ये एक्सटर्नल पार्टी हो गई। ठीक है, समझ आया आपको ये चीज़ अच्छी तरह से? तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट था आपका। बैलेंस शीट का आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड पे कैपिटल और लायबिलिटीज़ और राइट साइड पे एसेट्स आती हैं, और दोनों तरफ का टोटल आपका इक्वल होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि टोटल क्यों इक्वल है? क्योंकि जो भी एसेट टोटल होती हैं, जो भी एसेट परचेज़ की जाती हैं बेटा, वो सारी की सारी आपकी यहाँ से जो पैसा आया है वहीं से, इसमें पैसा या तो मालिक ने लगाया है या बाहर से आपने लिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, जो बैलेंस शीट आपको समझाई उसी बैलेंस शीट के फॉर्म पे आपका आई थिंक उसी में 1 मिनट चीज़ आपकी एक और भी रह रही है। हाँ, इसी को देखिए, अभी इसी में इनकम्प्लीट था। क्या है इसके अंदर जो मैं आपको बता रही हूँ? देखिए, अब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना चाहें अगर हम इस बैलेंस शीट से, तो मेन हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन बनी है हमारी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स कितने की हैं? आपने खुद देखा 1 लाख की। लायबिलिटीज़ कितने की हैं बाहर की? 40 की। और कैपिटल कितने की है? 60। अब आप देखो, इधर भी 1 लाख और इधर भी 1 लाख, टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अकाउंटिंग इक्वेशन का आ रहा है ना टोटल इक्वल अकाउंटिंग इक्वेशन का। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। मैंने आपको 3 अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई, इसी से तीनों बन जाएंगी। अगर इसी से मैं कैपिटल भी निकाल सकती हूँ, इसी से मैं लायबिलिटी भी निकाल सकती हूँ। देखिए, अब देखो इससे अगले पेज पे, लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल है आपका। लायबिलिटीज़ 40 की हैं, एसेट्स 1 लाख की हैं, कैपिटल 60 की है। अब देखो 40 इधर
1 लाख में से 60 गया, इधर भी 40 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें कैपिटल निकालनी है तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या है आपका, कैपिटल का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। कैपिटल कितने की है 60 की, एसेट्स कितने की है 1 लाख की, लायबिलिटीज़ कितने की है 40 की, इस तरह से कैपिटल निकल आएगी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो दिखाती है कि एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, कि एसेट्स का टोटल हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज़ के टोटल के इक्वल आएगा। तो बिजनेस में एक बिजनेस ट्रांजैक्शन, जब भी कोई बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होगी, कोई भी लेन देन होगा बेटा, विल रिजल्ट, उससे क्या होगा, या तो एसेट्स में, लायबिलिटीज़ में या कैपिटल में, तीनों में चेंज आएगा ही आएगा आपका। जब भी बिजनेस के अंदर कोई भी लेन देन या कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, अभी आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग भी मैं समझाऊंगी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब होता है कि कोई भी लेन देन होगा तो उन चीज़ों से 3 चीज़ों पे इफेक्ट आएगा लायबिलिटी पे, एसेट्स पे और कैपिटल पे। अगर किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन से एसेट बढ़ेंगी, अगर सपोज करो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आपने करी जिससे एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो उससे ऑटोमेटिकली कैपिटल और लायबिलिटी भी सेम अमाउंट से बढ़ेंगी। ठीक है, क्या कहना चाह रही हूँ मैं इसमें, कि अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी लेन देन होता है, सपोज करो उससे एसेट बढ़ती हैं, तो एसेट बढ़ने के साथ साथ बाकी दोनों चीज़ों पे यानी कैपिटल और लायबिलिटी पे भी इफेक्ट आए। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज़ अच्छी तरह क्लियर हो चुकी है। उसके बाद आज हम डिस्कस करते हैं, अब आपको ये 3 इक्वेशन अच्छी तरह से याद कर लेनी है, तीनों के फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। उसको करने के बाद आपको अगर छोटे से न्यूमेरिकल्स बनेंगे आपके, उसको जो टॉपिक चल रहा है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसको डिटेल में अभी हम और भी स्टडी करेंगे, लेकिन अपने अगले लेक्चर में करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक सा सीखते हैं इसके अंदर कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के छोटे मोटे सम आ जाए तो हम कर पाएंगे। अगर जैसे इस क्वेश्चन में है टोटल एसेट्स आपको बता रखी हैं 2 लाख की हैं, और उन्होंने आपको बता दिया कि किसी बिजनेस के अंदर टोटल एसेट्स 2 लाख की हैं, और जो इसकी कैपिटल है, कैपिटल को नेट वर्थ भी बोलते हैं, कैपिटल की डेफिनेशन करवाते वक्त मैंने आपको बताया था। तो अगर पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, नेटवर्थ भी है, वो 1,50,000। आपको कहता है क्रेडिटर निकालो, एसेट्स है आपके पास, कैपिटल है आपके पास, क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर किस में कराया था मैंने आपको, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है। क्या है, लायबिलिटी, जिन लोगों से आपने उधार में माल खरीद रखा है। अब उसने नाम लायबिलिटी नहीं लिखा यहाँ पे, आपको खुद फाइंड आउट करना है क्रेडिटर क्या होते हैं भाई, लायबिलिटी होते हैं। यानी आपको क्या निकालना है, लायबिलिटी निकालना है। तो लायबिलिटी की अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, लायबिलिटी की अब 3 अकाउंटिंग इक्वेशन करवाई थी, वहाँ से आपने याद कर ली। तो एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर दो, क्रेडिटर निकालने हैं, ब्रैकेट में लिख दो भाई लायबिलिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है, एसेट्स माइनस कैपिटल। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके साथ ये कोड ले लेते हैं न्यूमेरिकल, और क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें देखिए आप, इसमें क्या है आपके पास, एक बिजनेस है, ए नाम का व्यक्ति है, उसने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया है। जो कैपिटल है उसने 5 लाख की कैपिटल लगाई। बेटा एक चीज़ और बताऊंगी, जब जिस डेट से कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग डेट पे जो पैसा लगाता है उसको ओपनिंग कैपिटल कहा जाता है, और जब उसका साल खत्म हो जाता है, अगर उस डेट पे कैपिटल देखते हैं तो वो होती है क्लोजिंग कैपिटल। यानी साल के शुरू में जो कैपिटल लगाई जाती है वो होती है ओपनिंग कैपिटल। अब ये 1 अप्रैल को लगाई है तो ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल। क्या है ये, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, और 31 ये 1 अप्रैल 2011 की है, यानी साल शुरू हुआ है जब तक की कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल हो गई। अब क्या किया इस पर्सन ने, 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2012 को, यानी साल जब ख़त्म हुआ, अब साल शुरू कब हुआ, अगर 1 अप्रैल को साल शुरू हुआ है तो 12 महीने बाद यानी 31 मार्च को साल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि साल शुरू कब हो रहा है और ख़त्म कब हो रहा है। तो 1 अप्रैल को आपका साल शुरू हुआ है और ख़त्म कब हो रहा है, 31 मार्च को आपका साल ख़त्म हो रहा है। तो अब इसमें क्या होगा आपका, 31 मार्च को साल ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च को आपकी एसेट्स की वैल्यू बता रखी है 7,80,000 और लायबिलिटी की वैल्यू बता रखी है 70,000। और आप ओपनिंग कैपिटल तो आपके पास है, ये रही ओपनिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल, अब क्लोजिंग की एसेट और लायबिलिटी बता रखी हैं तो कैपिटल भी तो क्लोजिंग की निकलेगी ना। कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, और उसके साथ हम क्लोजिंग वर्ड लगा दें, क्योंकि सारी चीज़ें क्लोजिंग पे दी हुई हैं, साल के ख़त्म होने पे। फॉर्मूला तो क्या है कैपिटल निकालने का आपका, अगर मैं ये क्लोजिंग छोड़ दो, कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, एसेट माइनस लायबिलिटी। लेकिन एसेट और लायबिलिटी कौन सी है, क्लोजिंग है, तो कैपिटल भी कौन सी निकलेगी, क्लोजिंग। ठीक है, निकल आई। अब एक और फार्मूला बताऊँ आपको, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल में से अगर हम ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दें तो प्रॉफिट निकल आते हैं। अब क्लोजिंग कैपिटल आपके पास 7,10,000 है, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख की है, तो दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर में क्या आ गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, साल के शुरू में जो कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल है, साल के आखिर वाली जो कैपिटल होती है वो
क्लोजिंग कैपिटल होती है, और क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है, प्रॉफिट निकल के आता है। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है।